ओके सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर गौरी शिवा, वाह जय हो, हर हर महादेव। मिस्टर गौरी शिवा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब। एक बात और सर, यहां पे लिखिए वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ओके, मिस्टर गौरी शिवा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब supplies goods taxable at the rate of 12% CGST, 6% SGST, 6% और IGST अगर होगा तो 12% in the state of Punjab and Haryana. He has furnished the following details in relation to independent supplies made by him in the quarter ending June. Okay, जून महीने के लिए, जून क्वार्टर एंड के लिए उसने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश करी है। ये रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा। एक मिनट सर, लास्ट में देखो क्वेश्चन के एंड में बेटा। The aggregate turnover of Mr. Gauri Shiva in the preceding financial year was rupees 1.2 crore with reference to rule number 59 of the CGC rules. Discuss the manner in which details of above supplies are required to be furnished in GSTR 1. सरकार इसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.2 crore था बेटा। क्लियर सर, इधर ध्यान, मतलब ये रेगुलर टैक्स पेयर है बच्चा। एक बात तो ये क्लियर, क्योंकि इंटर भी सप्लाई करता है, इंटर भी सप्लाई करता है बेटा ये। अरे हाँ ना भाई। अच्छा, अब इसने फॉलोइंग क्वार्टर के लिए इंफॉर्मेशन दिया है बेटा। अब सर इसका मतलब ये दिख रहा है कि इसने क्यूआरएमपी स्कीम लिया होगा बेटा। अब इस क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर इसने क्वार्टरली जो जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा उसमें इन इंफॉर्मेशन को कैसे फर्निश करेगा। पहली बात तो ये, हमने भी 2 क्वेश्चन किए बेटा ये वाले सेम। जीएसटीआर 1 में आपको इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है, ऑल सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। सेकेंड, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख इंटर स्टेट, तो ऐसे केस में उसको भी इनवॉइस वाइज पंच करना बेटा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टेट वाइज, रेट वाइज B2C सप्लाई को कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे, चल जाएगा बेटा। बोलो यस सर, क्लियर, डन। देखिए ध्यान से सर, ये RTP 20 का क्वेश्चन है बेटा। इसको मैंने क्या किया बेटा, मॉडिफाई। मॉडिफाई क्यों? क्योंकि पहले 2.5 लाख की लिमिट थी बेटा, अभी कितनी हो गई 1 लाख की। तो मैंने क्वेश्चन भी मॉडिफाई किया और आंसर भी मॉडिफाई किया उस अकॉर्डिंग बेटा, सो दैट ये आपके लिए प्रॉपर रहे बेटा एग्जाम के लिए। ओके सर, सबसे पहली बात, 1 मिनट, यहाँ पे दिया है रेसिपिएंट का डिटेल बेटा। वो कौन है? रजिस्टर्ड। एक काम करना बेटा, रजिस्टर्ड कौन कौन है एक बार टिक कर ले बेटा। रजिस्टर्ड 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 रजिस्टर्ड। आगे देखू नहीं बेटा मैं, क्यों नहीं देखू? इनका तो इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा। तो आप लिखना क्या, इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। उसमें चारों लिख दो बेटा। अब देखो क्या, बाकी सब अनरजिस्टर्ड बेटा, इसमें से इंटरस्टेट एक्सीडिंग 1 लाख कौन सा है बेटा? देखो इंटरस्टेट कौन कौन सा बेटा, ये इंटरस्टेट है क्या? इसका वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख है क्या बेटा? हाँ 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 हाँ। फिर ये भी अनरजिस्टर्ड पर 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा। ये इंटरस्टेट पर कितना है बेटा? बताओ बताओ बताओ। एक्सीडिंग 1 लाख बोला है, गुड। आप समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरह से बनाए हुए मैंने बेटा? क्लियर? यस सर, यहाँ पे भी नहीं बेटा। और ये 180, यस। तो सर ये येलो मार्क जो किया हुआ ये सारा क्या है बेटा? इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर GSTR 1। अच्छा, अब इसमें इंट्रा कौन कौन सा देख ले बेटा एक साथ, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन इंट्रा कंसोलिडेटेड और इंटर अदर स्टेट का कंसोलिडेटेड बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, अब इंट्रा कौन कौन है इनमें से? ये इंट्रा और बस ये दोनों इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड बेटा। फिर ये इंटर, बस ये दोनों इंफॉर्मेशन भी कंसोलिडेटेड जाएगी रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर, समझे मेरी बात? डन। भारत माता की जय। कोई खास बात? देखो आंसर बेटा ये रहा इनवॉइस वाइज। फिर हमने देखा था क्या, ये तीनों भी इनवॉइस वाइज थे बेटा। हाँ है ना भाई? यस, ये तीनों भी इनवॉइस वाइज और ये भी इनवॉइस वाइज बच्चों। क्लियर? बाकी ये दोनों कंसोलिडेटेड और ये दोनों भी इंटरस्टेट वाली भी कंसोलिडेटेड जाएगी बच्चों। भारत माता की जय। आप मुझे बताओ क्या टफ है क्या बेटा यार ये? पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखा कितना अच्छा है बेटा यार। थ्योरी को उन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया बेटा इनके। क्लियर? आइए बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या, अगर आपके प्रोविजंस अच्छे से पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपका आंसर आएगा बेटा। ओके क्लियर सर? आइए क्वेश्चन नंबर 26। मिस काशी
is a registered intra-state supplier of goods in Haryana. During the month of August and September, she was out of station on a religious pilgrimage with her family for 55 days. बेटा 55 दिन के लिए हरिद्वार वगैरह घूमने गए बेटा. रोहित कहाँ गया बेटा? हाँ बेटा, है ना, हरिद्वार गए बेटा. ये सर ये हरिद्वार से यहाँ पे आया बेटा, लोग वहां जा रहे हैं बेटा. Thus, no business transaction was made during the month of August बेटा. ए भाई समझ में आ रहा है क्या बेटा? कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, इसका मतलब क्या है? नील रिटर्न याद है बेटा आपको? मिस काशी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो transaction, no need to file any monthly return for the month of August. However, her tax consultant has advised her to file nil GST 3B. Whether the advice given by tax consultant is correct? Yes. तो आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? मैं बोलूं आंसर? Yes. The advice given by tax consultant is correct. Because every registered person is required to furnish return in form of GST 3B every month. Clear? Even if there is no business transaction during the current tax period, then also she is required to file the return. Clear? But since there is no business transaction during the current month, so she can file a nil return during the month of जो भी month है बेटा, during this current month बेटा. हाँ है ना भाई? Clear? पर nil return file करना is compulsory for her बेटा. हाँ है ना भाई? Clear? Done. समझे मेरी बात? इतना आंसर लिखना. लैंग्वेज समझ में आ रहा बेटा आपको? ये क्लियर लिखोगे मैं आपको? ये समझ में आया बेटा? ये वैसे भी तीसरी बार क्वेश्चन आया बेटा. फिर विल योर आंसर चेंज इन ए अबव इफ मिस काशी has placed an order for some purchases during the month of August over her mobile phone which has been received in her premises and she intends to take input tax credit on the same बेटा. तो आंसर चेंज होगा क्या बेटा आपका? यस. क्योंकि नील रिटर्न का मतलब क्या होता है कि पूरे रिटर्न के किसी भी टेबल में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो लैंग्वेज बोलता बेटा. आवर आंसर विल चेंज इन दिस केस बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो Miss Kashi is required to furnish the return, but this return will not be a nil return. It will be a regular return because nil return means any return in which no entry is there in any of the table of the entire return. But in this case, since Miss Kashi had purchased some goods or services on which she want to avail the input tax credit in her return, therefore she will have to file the regular return, not the nil return in this case. Beta, हाँ ना भाई? That's it beta. समझे मेरी बात? Yes. Assuming in A above, Miss Kashi does not have any internet facility in her mobile and there is no facilitation center notified by the commissioner whether no return is required to be filed in the absence of means to file the return. सर याद है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, इसलिए बहाना मारने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आप शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हो. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन करके रिटर्न सबमिट हो जाएगा. बोलो यस सर. क्लियर? डन. आइए बच्चों, मिस्टर आयुष्मान, a registered person having intra-state aggregate turnover of rupees 1.2 crore in the preceding financial year did not file GST 3B for the month of September by 10th of November. The amount of tax payable for the month of September is rupees 8 lakhs. All his supplies are intra-state supplies. Is there any late fee payable for the same? If yes, what is the amount of late fee payable? सुनो, पहली बात तो नील रिटर्न नहीं है बेटा ये. दूसरी बात टर्नओवर 1.5 करोड़ उससे कम है बेटा. तो ऐसे केस में ₹25 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹1000. याद आया बेटा आपको? क्लियर? ये सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी बेटा इसका. क्लियर? अब सर यहाँ पे सितंबर 21 का ड्यू डेट क्या होगा बेटा? सितंबर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 20 अक्टूबर. तो सर 21 अक्टूबर से बताइए 10 नवंबर तक बताइए भाई साहब नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बेटा? पहली बात तो 20 तारीख को काउंट नहीं करेंगे, 21 को काउंट करेंगे बेटा. तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं बेटा. 31 में से 20 गए, कितने बचे? 11. ये तो हो गए अक्टूबर के. नवंबर के 10 दिन. 21 डेज इंटू कितना दिन? 25 रुपये पर डे बेटा. कितना होता है? 525. 525 और ₹1000. विच एवर इज लोअर?
525 is the late filing fee under CGST payable by Mr. आयुष्मान. बोलो यस सर. क्लियर? ये रहा बच्चा आपका आंसर. क्लियर सर? ये हो गया. इसने क्या लिखा है? CGST प्लस ACGST दोनों बेटा. हाँ है ना भाई? आप केवल ये लिख के आएंगे और साथ में ये लिख के आएंगे क्या? दिस इज द लेट फाइलिंग फी पेबल अंडर CGST एंड इक्वल लेट फाइलिंग फी इज पेबल अंडर ACGST ऑल्सो. तो भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. यस या नो? चलिए. Will your answer be different in case number A? If Mr. Ayushman has intrastate aggregate turnover of rupees 5 crore in the preceding financial year बेटा, अगर पिछले साल 5 करोड़ टर्नओवर होता है बेटा तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ अगर होता है तो भी ₹25 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹2500 बेटा अंडर CGST बेटा. तो 525 और 2500 विच एवर इज लोअर बेटा? 525 अंडर CGST बेटा एंड इक्वल लेट फाइलिंग फी अंडर ACGST ऑल्सो बच्चों. इसलिए अल्टीमेट आंसर ये रहेगा बेटा. पर हाँ मैक्सिमम फीस इज 2500, ये लिख के जरूर आना बच्चा आप लोग. यस या नो? यस. अरे ठीक है मालिक. ये रहा 2500 ईच अंडर CGST एंड ACGST. आइए बच्चों. विल योर आंसर बी डिफरेंट इन A अबव इफ द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज निल. अगर निल होता है बेटा तो ऐसे केस में ₹10 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹1000. याद है बच्चों आपको? क्लियर? तो 21 दिन इंटू 10 210 अंडर CGST 210 अंडर ACGST. भारत माता की जय. आया मजा कि नहीं आया बेटा आपको? एक मिनट क्या कर रहा है? सही ना? 10 इंटू ये क्या हो गया? हाँ ये रहा. यस वो तो मैक्सिमम फीस है. हाँ मैक्सिमम फीस इज 250 बेटा ओनली. मैंने 1000 बोल दिया बेटा. मैक्सिमम फीस इज 250 पर रिटर्न बेटा. हाँ है ना भाई? यस. तो कितना आएगा बेटा? 210 आ रहा था इसमें बेटा. 21 दिन इंटू 10 210 और 250 विच इज लोअर बेटा 210. तो 210 इंटू 2 कितना हो गया? 420 बेटा, जो आपका फेवरेट फिगर है बेटा. हाँ है ना भाई? यस. अरे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग द सेम इफ सब चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. क्या रिटर्न रिवाइज होते हैं क्या बेटा? नो. द सिस्टम अंडर GST रिटर्न फाइलिंग डज नॉट allow to revise any of the return which is already filed beta, but subsequently if mistake or ये वापस repeat हो रहा है बेटा एक तरह से question. If any mistake or omission is found in any of the return, then subsequently it can be rectified in the month of return in the month in which this mistake was observed बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? पर मैक्सिमम टाइम कितना बेटा? 38 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. बोलो यस सर. हाँ देखो अभी GSTR 1 की बात करूं मैं अगर आपसे, किसकी बात करूं बेटा वैसे? तो GSTR 1 में अगर कोई मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हो गई बिफोर फाइलिंग GSTR 3B फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ बेटा, तो आप चाहे तो फॉर्म नंबर GSTR 1A के थ्रू आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो सेम महीने के अंदर बच्चों. हाँ है ना भाई? यस. कोई खास बात? चलिए 29 ब्रीफली एलोबरेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फॉर्म नंबर GSTR 3B. सर 3B के लिए सॉरी नील GSTR 3B के लिए प्रोविजंस एलोबरेट करने बेटा. पहली बात तो ये एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन फॉर्म नंबर GSTR 3B ऑन मंथली बेसिस एवरी मंथ बेटा. बट हाउएवर मैं लैंग्वेज बता रहा हूं बेटा आपको. हाउएवर इफ देयर इज नो सप्लाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड देन देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी बेटा. Then in such case you can also furnish a nil return, but nil return file करना is mandatory beta. Clear? But a return will be considered as nil if there is no entry in any of the table of the entire return. Then it is called nil return and it can be filed through a short SMS also through your registered mobile number beta. हाँ है ना भाई? Clear? Done. कोई खास बात? चलिए 30 Sangam Limited obtains registration for paying tax under section number 9 of the CGST. मतलब normal registration लिया बेटा इसने. He asked his tax manager to pay taxes on quarterly basis. Want to pay taxes on quarterly basis. However, Sangam Limited's tax manager advised the company to pay taxes on monthly basis. You are required to examine the validity of the advice given by his tax manager बेटा. Section 9 मतलब normal taxpayer बेटा. सेक्शन 10 होता तो कंपोजिशन स्कीम वाला. याद है बेटा आपको? यस. तो वहां पे क्वार्टरली टैक्स पे होता है बेटा. ये तो नॉर्मल है. इसने टैक्स तो मंथली पे करना पड़ेगा. ऑल्दो भले ही वो QRMP स्कीम ले ले, क्या ले ले बेटा, तो भी टैक्स तो इसको मंथली पे करना ही पड़ेगा. बोलो यस सर. क्लियर? डन. डिस्कस द एलिजिबिलिटी
ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम अंडर जीएसटी बेटा। एलिजिबिलिटी कौन होता है एलिजिबल बेटा? जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज अप टू रुपीज 5 CR इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और अगर करंट फाइनेंशियल में इसको ऑप्ट करना है तो यस ये ऑप्ट कर सकता है बच्चों। बोलो यस सर। और जिस क्वार्टर में इसका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा कितना 5 CR, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएगा बच्चों। और ये सर इसने भले क्यूआरएमपी स्कीम ली, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा पर टैक्स पेमेंट मंथली करना पड़ेगा। कोई खास बात है क्या बच्चों? चलिए, व्हाट आर द केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 और आईएफएफ? याद है बेटा वो 5 केसेस जहाँ पे असेसी अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएगा। याद है बेटा आपको? फर्स्ट, आपने पिछले महीने का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे बेटा आप। क्लियर? सेकंड, अगर आपने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया, क्या फाइल नहीं किया बेटा आपने? 3B, करंट मंथ का 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो पिछले क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर का 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। याद है बैंक अकाउंट डिटेल बेटा, रजिस्ट्रेशन आउट कर लिया पर बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो सर रूल नंबर 10 है, याद है? कंप्लाई नहीं किया तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 88C याद है? और रूल नंबर 88D का कंप्लायंस अगर आपने नहीं किया 7 दिन में या तो नोटिस का रिप्लाई दे दो या डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दो तो आप सर फर्निश कर पाएंगे, नहीं तो आप रिटर्न फाइल जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। याद है बच्चों आपको? अच्छा, आप यहाँ पे देखा जाए ना तो वो लॉ की लैंग्वेज लिखी बेटा, आप अपनी बुक के अंदर जो लैंग्वेज लिखा है वो लिखेगा बेटा, वो इजी लैंग्वेज मैंने लिखा है आपके लिए। ओके यस, यहाँ में लिखूँ क्या? यूज आर बुक लैंग्वेज, ठीक है? वो इजी वे में लिखा है बेटा आपके लिए। क्लियर सर? दैट इज इजियर। ओके, और कुछ लिखा हूं बेटा मैं? 33, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनर ऑफ dealing with the difference in ITC available in auto generated statement containing details of ITC, that is GST 2B beta, and that availed in the return मतलब 3B prescribed in rule number 88D of the CGS rule बेटा। सर रूल में 88D लिखना है कुल मिला के बेटा अपने को। 88D क्या बोलता है बेटा? सर अगर किसी असेसी ने GST 2B के अंदर जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लियर, और उसके जो 3B में उसने क्रेडिट लिया है, सर दैट 3B का क्रेडिट इज हायर देन द क्रेडिट विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B, तो सिस्टम जनरेटेड उसको एक नोटिस आ जाएगा। क्लियर? वो नोटिस बोलेगा क्या? अगले 7 डेज में या तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे करिए, नहीं तो रिप्लाई दीजिए। डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना विद इंटरेस्ट बेटा, या फिर आप रिप्लाई दीजिए। अगले 7 दिन में या तो आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट, या फिर आप रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो सर आपके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 73 और 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा बेटा। या रिप्लाई दिया बट इफ इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी तो ऐसे केस में भी सर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन 73 और 74। कोई खास बात है क्या बच्चों? डन। भारत माता की जय। आ रहा मजा बेटा आपको? क्लियर? आप देखिए बच्चों, सर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे बेटा। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर? और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट क्या बेटा टैक्स पे करने की? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा, मंथली बेसिस बेटा। हाँ है ना भाई? 20 of the subsequent month. C is the correct answer. The due date of filing final return is 3 months from the date of cancellation or order of cancellation, whichever is later. Good. C is the correct answer beta. Third, Kaleem and Associates made an application for cancellation of registration in the month of September due to closure of its business. The application for cancellation of registration was approved with effect from 4th of September बेटा। इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई कब से? 4 सितंबर से बेटा। बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय पासिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम ऑन 14 सितंबर बेटा। तो इन द गिवन केस सर आप मुझे बताओ फाइनल रिटर्न जो फाइल करना होता है कब से फाइल करना पड़ता है? जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया, व्हिचएवर इज लेटर, वहां से 3 महीने बेटा। हाँ है ना? इसमें व्हिचएवर इज लेटर कौन सा है बच्चा? 14 सितंबर। क्लियर? तो 3 महीने कब तक होंगे? 14 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सर 14 दिसंबर या उससे पहले पहले इसको क्या करना पड़ेगा? फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर जिसे हारने का डर नहीं, जीत उसे दूर नहीं। क्लियर? मेरी बात समझिए बेटा, ये बातें करना बहुत आसान है, ये डायलॉग बाजी करना बहुत आसान है बेटा। क्लियर? पर सर असली डर कब पता दूर होता है? जब आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े बेटा।
समझे मेरी बात? क्लियर? तभी असली डर दूर होता है। ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं ये हमने जो सारे क्वेश्चन किए, ऐसे 1000 क्वेश्चन कर लेना सर तो भी कम है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर अगर आपने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो सर क्वेश्चन तो केवल सैंपल क्वेश्चन है यार, ये कि इस तरह से क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछ सकता है, जरूर थोड़ी यही पूछेगा बेटा यार, समझे? इसलिए क्वेश्चन पे डिपेंड होकर पढ़ाई नहीं करने का बेटा, हमेशा पूरा चैप्टर शिद्दत से पढ़ो, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेना चाहिए अपने को कि क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछ सकता था, कि आपको आइडिया रह जाए कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। इसलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, हर टॉपिक को शिद्दत से पढ़ना इज वेरी एसेंशियल। आई होप रिटर्न्स अंडर जीएसटी समझ में आया बेटा आपको अच्छे से, आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और जितने भी आंसर हमने यहाँ पढ़े बेटा, क्लियर? प्लीज रिक्वेस्ट सर, कभी भी सर मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है बेटा, सर अपने दिल को हमेशा समझाइए कि जिस तरह से हमने टॉपिक को पढ़े बेटा, सारे हमने हर टॉपिक को प्रैक्टिकली पढ़ा है बेटा। आपके दिल को ये मत बोलिए कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है बेटा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप मगअप करने लग जाएंगे बेटा। क्लियर? अपने दिल को सोचिए और बोलिए कि सर ये तो प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आंसर अपने आप आएंगे, एंड राइट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज बच्चों। और एटलीस्ट मैं आपसे हर बार कहता हूं बेटा, हर लेक्चर में मैंने कहा है कि एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप खुद लिख के आइए, सो दैट आपको पता पड़ेगा कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो बेटा। लैंग्वेज एग्जैक्ट मैच नहीं हो चल जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ सोच के आंसर लिखा तो मोर लेस सेम हो जाएगा बेटा। 1-2 क्वेश्चन आपको लगेगा अरे यार ये लैंग्वेज मैंने सही नहीं लिखी, तो उससे आपको खुद को करेक्टनेस आ जाएगी क्या सही होना चाहिए बेटा। क्लियर? पर मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ आपको करा दिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी, जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपको आता है बेटा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। रिटर्न्स खत्म होता है अब।